बेटा हम स्टार्ट करने लगे हैं जून 2015 वेरिएंस 12, अक्टूबर नवंबर 15 वेरिएंस 12, ठीक है। ये पेपर हमने अटेम्प्ट करना है, वेरिएंस 12 अटेम्प्ट कर रहे हैं। चलिए देखिए, अलर्ट रहना। The diagram shows the fractional distillation of an aqueous solution of ethanol, ठीक है। Which statement explain why ethanol is collected as the distillate? तो डिस्टिलेट जो होता है वो हमेशा लिक्विड स्टेट के अंदर होता है, जानते ना ये बात। ठीक है, सो आंसर क्या होगा? इथेनॉल हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन वाटर। ये गलत है, बिकॉज इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होता है। ये नोट्स में भी लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर भी हाईलाइट कर देता हूँ। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा 78 डिग्री सेल्सियस, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है बेटा आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फिर इथेनॉल हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन वाटर, ये भी गलत। इथेनॉल हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन वाटर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि अगर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है तो इसका मतलब सबसे पहले इथेनॉल जो है वो एज अ डिस्टिलेट आपको फ्लास्क के अंदर रिसीव हो जाएगा, सही है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इथेनॉल will collect first because of its lower boiling point, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, in a titration between an acid and an alkali you may need to reuse the same titration flask. What is the best procedure for rinsing the flask? भाई फ्लास्क को रिंस करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले उसको टैप वाटर से वॉश करेंगे और फिर डिस्टिल वाटर से रिंस करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? बी। सर व्हाई नॉट ए? बेटा कॉनिकल फ्लास्क को हम हमेशा डिस्टिल वाटर से रिंस करते हैं और टैप वाटर से वॉश करते हैं। पहले वॉश करते हैं फिर रिंस करते हैं, याद रखिएगा ये बात। फर्स्ट वॉश विथ टैप वाटर, then rinse it with distilled water. ठीक है, ये बात याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, which statement are correct? The volume of a gas at constant pressure increases as the temperature increases. ये बिल्कुल सही बात है, that's right. सर आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया है, चार्ल्स लॉ पढ़ाया है कि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम भी बढ़ेगा अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, ठीक है। The rate of diffusion of a gas increases as the temperature increases. ये भी बिल्कुल ठीक बात है, आपने पढ़ा है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा। आगे चलें, द प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। नहीं जी, ऐसे तो कुछ भी नहीं है। हाय अल्लाह, ऐसा नहीं है बेटा, दैट्स रॉन्ग एब्सोल्युटली। ये कोई लॉ ही नहीं है। प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप है ना।
तो सिर्फ 1 और 2 करेक्ट हैं, तो राइट आंसर इज ए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कलरलेस सॉल्यूशन इज नोन टू कंटेन अ सोडियम सॉल्ट, टेस्ट वर कैरिड आउट टू डिटरमिन द आइडेंटिटी ऑफ द एनाइन इन द सॉल्यूशन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। नाइट्रिक एसिड ऐड किया फॉलोड बाय सिल्वर नाइट्रेट, नो रिएक्शन। dilute nitric acid followed by aqueous barium nitrate, no precipitates। सही है जी। which anion could contain, अब जरा इधर देखो, अगर dilute hydrochloric acid ऐड किया है तो इसका मतलब कार्बोनेट आयंस एब्सेंट है ना। dilute nitric acid followed by aqueous silver nitrate, chloride, bromide, iodide absent। dilute nitric acid followed by barium nitrate, no precipitates, sulfate absent। ये सारे के सारे तो एब्सेंट हो गए। तो अब जरा देखिए, कार्बोनेट एब्सेंट है, क्लोराइड एब्सेंट है, सल्फेट एब्सेंट है, तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, बिकॉज ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, उसके प्रेसिपिटेट्स बनते नहीं है। याद आया आपको? ऑल नाइट्रेट्स आर soluble, hence no precipitation। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, which physical changes are both exothermic? यार इवेपोरेशन जो है ना वो एंडोथर्मिक होता है, तो इसलिए ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। ठीक है, इवेपोरेशन एंडोथर्मिक होता है और मेल्टिंग भी एंडोथर्मिक होता है, ये भी गलत हो गया। फ्रीजिंग एक्सोथर्मिक होता है, कंडेंसेशन भी एक्सोथर्मिक होता है, तो राइट आंसर क्या होगा? सी। ठीक है सर, व्हाई नॉट डी? बेटा मेल्टिंग एंडो होता है, फ्रीजिंग एक्सो होता है, जबकि वो कह रहा है बोथ एक्सोथर्मिक, इसलिए ये भी गलत। याद रखना, बोथ एक्सोथर्मिक कह रहा है। सो फ्रीजिंग एंड कंडेंसेशन बोथ आर एक्सोथर्मिक। सही है। क्वेश्चन नंबर 6, the following data may refer to the atom or to the ion of the same element। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 288, न्यूक्लियन नंबर है 40, प्रोटॉन नंबर है 20। यार अगर प्रोटॉन नंबर 20 है तो इसका मतलब ये कैल्शियम होगा, क्योंकि कैल्शियम का प्रोटॉन नंबर 20 होता है और न्यूक्लियन नंबर 40 होता है। सही है, तो अगर प्रोटॉन नंबर 20 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होने चाहिए? 20। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन क्या दी हुई है? 2 8 8 2 होनी चाहिए। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या दी हुई है? 2 8 8, इसका मतलब वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम आयन हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। सही है, अलर्ट रहना। A molecule of sulfuric acid has the structural formula shown। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। How many electrons are involved in forming all the covalent bonds in one molecule? भैया, how many electrons forming all the covalent molecules in one molecule? कितने bonds हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। और नोट्स में चेक कीजिएगा, ये लिखा हुआ मिलेगा। तो 1 कोवलेंट बॉन्ड इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन। कितने कोवलेंट बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 8 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे टोटल, इसलिए डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8,
A metal consists of a lattice of positive ions in a sea of electrons. What happens to the electrons and positive ions in a metal wire when an electric current is passed through it? What happens to the electrons and positive ions in the metal wire when an electric current is passed through it? तो भाई आप सीधे से बताएंगे कि पॉजिटिव आयंस जो हैं वो तो चेंज ही नहीं होंगे, तो पॉजिटिव आयंस चेंज नहीं होंगे, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये बी में लिखा है और डी में लिखा है, तो इसका मतलब कंपटीशन जो है वो बी और डी में है। सही है। आगे चलें। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तुम किसी भी मेटल वायर से, तो क्या होता है? जो आने वाला करंट होता है वो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस करता है। यही बात मैंने सिखाई है, ये देखो, ये बात मैंने यहाँ सिखाई है। रुको एक मिनट में दिखा देता हूँ, रुको एक मिनट। ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत ही छोटी सी, लेकिन बहुत काम की है। ये देखो, ये देख रहे हो, ये लिखता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होकर जा रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ड्यूरिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग वन एंड ऑफ द मेटल causes a delocalized electron to displace itself from the other end। ये पूरा स्टेटमेंट लिखा है, इसी स्टेटमेंट की बेस के ऊपर उसने ये एमसीक्यू बनाया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? बी हो, रिप्लेसेस बाय न्यू इलेक्ट्रॉन। तो जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस होगा। ठीक है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, the apparatus shown is set up to plate a steel key with copper। ठीक है, the key does not get coated with copper, which change needs to be made to the plate to the key। यार आपको बताया था ना कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा कैथोड पे होता है। So object needs to be present at कैथोड, जबकि उसने एनोड पे लगाया हुआ है। सही है। तो ऑप्शन देखिए, इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन नहीं, गलत। इंक्रीज द वोल्टेज गलत। रिप्लेस द सोल्यूशन गलत। रिवर्स द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन यस। राइट आंसर इज डी। इसलिए क्योंकि ये इस वक्त कैथोड के साथ अटैच है ना, इट हैज टू बी विद, सॉरी एनोड के साथ अटैच है, तो इट हैज टू बी एट कैथोड। तो आपने इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस जो है वो चेंज करने हैं। ठीक है, ये माइनस हो जाए ये प्लस हो जाए तब होगा। Okay, next is what is the number of moles of hydrogen atom in 3.2 gram of methane? तो भाई सबसे पहले moles of methane 3.2 को डिवाइड कर दीजिए 16 से। ये हो जाएगा बेटा 0.2 मोल्स। ये मीथेन है, इस मीथेन में टोटल हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 4 और एक कार्बन एटम है। तो ये 1 मोल है, ये 4 मोल है। अगर ये 0.2 मोल है तो बताइए हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 0.8 मोल्स। तो 0.8 मोल्स कहाँ लिखा हुआ है बेटा? डी में लिखा है, तो डी इज द राइट आंसर। सही है। 11, the formula of the gas ozone is O3। what volume of 48 gram of ozone at RT? ओके, अच्छा पहली तो बात ये कि ओजोन का एमआर निकालो। 1 मोल ऑफ O3
एज अ मास ऑफ हाउ मच, कैलकुलेट कर लेते बेटा हम सब मिलके। 16 into 3, 48। सही है। तो 1 mole of any gas occupy 24 dm cube volume at RTP. So 1 mole equals to 24 dm cube। तो 48 ग्राम अगर तुम्हारे पास है तो वो भी किसके इक्वल है? 1 मोल के। और 1 मोल किसके इक्वल होता है? 24 डीएम क्यूब के। तो राइट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि 48 ग्राम किसके इक्वल है? 1 मोल के। और 1 मोल किसके इक्वल है? 24 डीएम क्यूब। तो राइट आंसर क्या होगा? 24। Which substance when added to pure water will produce a solution which conducts electricity? वही इलेक्ट्रोलाइट बनना चाहिए। तो प्योर वाटर में कौन डिसॉल्व होगा? कैल्शियम क्लोराइड। राइट आंसर इज ए, बिकॉज आयनिक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होते हैं। Ionic compounds are water soluble and conduct electricity due to the presence of free mobile ions. Sir, why not D? भाई शुगर जो है वो वाटर में डिसॉल्व तो होता है, आयोनाइज नहीं होता, तो फ्री मोबाइल आयंस नहीं मिलेंगे। सर व्हाई नॉट ग्रेफाइट? ग्रेफाइट वाटर में इनसॉल्युबल होता है, उसके आयंस नहीं मिलेंगे। व्हाई नॉट आयरन? आयरन की रिएक्टिविटी कम होती है, हाइड्रोजन वाटर से रिएक्शन नहीं करता। 13 two gases X and Y react together to form a gas Z as shown। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है और इसमें डेल्टा H की वैल्यू जो है ना वो नेगेटिव है। All right, which change in conditions will both increase the rate of reaction and increase the equilibrium yield of Z? अगर equilibrium yield of Z बढ़ानी है तो equilibrium को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसी वक्त जाएगा जब आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। Increases the pressure, increases the rate of reaction, due to increase in collision frequency। ठीक है, और दूसरा आप देखो यहाँ पर टोटल मोल्स कितने हैं बेटा? यहाँ 4 मोल्स हैं, है ना, और यहाँ 2 मोल्स हैं। तो जाहिर सी बात है जब तुम प्रेशर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। इंक्रीजिंग द प्रेशर फेवर्स equilibrium towards right hand side because of less number of moles। ये दोनों बातें आपके नोट्स में लिखी नहीं, आपको याद होनी चाहिए, इन दोनों को जहन में रख के मैंने राइट आंसर क्या दिया बेटा? बी। सही है। A solution of sodium carbonate was added to tap water, a white precipitates form। Which ion present in the tap water causes the precipitate to form? तो इसका आंसर होगा बेटा बी। सर हाउ कम? बिकॉज मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा, and magnesium carbonate is water insoluble। So its precipitates will appear। सही है।
so its precipitates will form. बात समझ में आ रही है? 15. In which reaction is nitric acid acting as an oxidizing agent? अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे कंपाउंड को क्या करता है? ऑक्सीडाइज, और खुद क्या होता है? रिड्यूस. तो राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही ऑब्वियस है, ए. सर आपको कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला कि कॉपर जो है वो मेटल है और मेटल जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और इस केस में नाइट्रिक एसिड क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसलिए ऑप्शन रॉन्ग, करेक्ट है. ये क्या है? ये बेस और ये एसिड, तो एसिड बेस रिएक्शन है. ये भी एसिड बेस रिएक्शन है. ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. ये भी न्यूट्रलाइजेशन, ये भी न्यूट्रलाइजेशन, ये एसिड बेस, इसलिए तीनों गलत है. Which reaction does not involve neutralization? Neutralization में क्या होता है? Acid and alkali react together. Acid and base react together. Acid and alkali react together. The right answer is B. क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन में सॉल्ट और एसिड कभी भी आपस में रिएक्शन नहीं करते. तो आप यहाँ लिख सकते हैं salt and acid never react together in neutralization. ठीक है बेटे? क्योंकि उसने बेटा आपसे कहा था डज नॉट कहा है उसने. ठीक है. 17. Which pair of substances react to form a salt and water? Salt and water कब रिएक्शन करेगा? तो जाहिर सी बात है जब एसिड और एल्कली आपस में रिएक्शन करेंगे. एसिड and alkali react together to give salt and water. तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? बी होगा. Because he said only. ऑप्शन डी इसलिए गलत क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस बनी, सॉल्ट और वाटर नहीं बन रहा. ठीक है. ये इसलिए गलत क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही होगी. ये इसलिए गलत क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट बनेंगे, सॉल्ट वाटर नहीं बनेगा. Iron is obtained in the blast furnace from the hematite ore. Which reaction takes place in the blast furnace? Calcium carbonate is used to remove acidic impurity. बिल्कुल सही बात है. कैल्शियम कार्बोनेट ये मैंने करवाया है आपको, और ये मेरे ख्याल से 5th टाइम रिपीट हो रहा है. कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में, और फिर कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी एसिडिक इंप्योरिटी से रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट बना लेता है, विच इज मोल्टन स्लैग. तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? ए. ठीक है. Aluminum is manufactured from aluminum oxide by electrolysis. The compound cryolite is used in the process. Which statement about cryolite is correct? Which statement about cryolite is correct? It is the common name for aluminum oxide? Not at all. It is used to dissolve aluminum oxide. That's right. यही आंसर है इसका. ठीक है. क्रायोलाइट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, अगर आपको याद हो. Cryolite is used as a solvent. Reduce the melting point of Al2O3. Question number 20. An element is burned in excess of oxygen. Which statement about the oxide form is always correct? About the oxide form is always correct. The mass of oxide form is greater than the mass of element burned. बात तो सही है बिल्कुल. जाहिर सी बात है, मेटल है
ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे हैं तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, इसका जो मास है वो ऑब्वियसली इस एलिमेंट से ज्यादा होगा, सही है ना? तो ए इज द राइट आंसर। तो ऑक्साइड फॉर्म इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जरूरी नहीं है प्रेसिपिटेट भी बन सकते हैं। तो ऑक्साइड फॉर्म इज सॉल्युबल इन वाटर, जरूरी नहीं है अगर कॉपर ऑक्साइड हुआ तो इनसॉल्युबल होगा। तो ऑक्साइड फॉर्म इज व्हाइट इन कलर, जरूरी नहीं है अगर कॉपर ऑक्साइड है तो ब्लैक कलर का होगा। इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट? एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर, इसलिए ये गलत हो गया। ग्रुप नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स इन एन एटम ऑफ द एलिमेंट, भाई ग्रुप नंबर नहीं, पीरियड नंबर होता है इलेक्ट्रॉन शेल्स के लिए, तो ये भी गलत। ग्रुप नंबर कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट द चार्जेस ऑफ द आयन, दैट्स राइट, ये मैंने लिखवाया भी आप, अगर ग्रुप 1 है तो +1 चार्ज होगा, ग्रुप 2 है तो +2 चार्ज होगा, ग्रुप 3 है तो +3 चार्ज होगा, सही है। नेक्स्ट, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, भाई अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ये लिखवाया मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के नोट्स में, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो सी इज द राइट आंसर। Which negative ions are present in aqueous copper 2 sulfate? भाई कॉपर 2 सल्फेट में नेगेटिव आयंस हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे, सल्फेट आयंस होंगे, तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? सी 23। The reaction shown for the Haber's process can reach equilibrium. ये right. Which row shows the gases present at equilibrium? नाइट्रोजन 1 मोल है, हाइड्रोजन 3 मोल है, नाइट्रोजन अमोनिया 2 मोल है, तो नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन कुछ ना कुछ बच जाएगा, अमोनिया तो फॉर्म हो गई होगा, तो नाइट्रोजन नो, हाइड्रोजन यस, अमोनिया यस, तो 23 का, अच्छा एक मिनट, which row shows the gases present at equilibrium? तो at equilibrium सारी की सारी गैसेस अवेलेबल होंगी। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, फॉरवर्ड बैकवर्ड जा रहा होता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड आ रहा होता है, तो जब कंप्लीट नहीं होता तो सारे के सारे सब्सटेंसेस अवेलेबल होंगे, तो ये बात लिख लीजिए। In reversible reactions, reaction is never going to compete. Thus, reactants and products are available at equilibrium. ठीक है? Which statement about graphite is not correct? Statement about graphite is not correct. It burns to form carbon dioxide, ये तो correct है. It is a carbon compound. It is a carbon compound, ये compound नहीं है, और यही आंसर है। सी भी देख लें, जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये बात बिल्कुल ठीक है, यूज एज अ लुब्रिकेंट, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बी जो है वो ठीक नहीं है, और वो कह रहा है इज नॉट करेक्ट, बताओ कौन सा? कंपाउंड नहीं है बेटा, कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 एलिमेंट्स, इट इज नॉट कंपाउंड। द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर अ रिएक्शन इज शोन, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अच्छा ठीक है, अब देखो, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट, दैट मींस कि बेटा ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब वो कह रहे हैं द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज H3 - H1, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी होगी, तो ये अगर होगी तो H3 और H1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी ना, एंड देयरफॉर राइट आंसर इज ए। ठीक है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है, सो इट इज बेसिकली H3 - H1। 26. The periodic table shows position of elements A, B, C, and D
These are not the usual symbols of these elements. Which element has a high melting point and can be used as a catalyst? यार आपको पता है high melting point और catalyst transition elements होते हैं. So these are the properties of transition elements. ठीक है, और ट्रांजिशन एलिमेंट इसमें से कौन सा है? सी है, तो सी इज द राइट आंसर बेटा. ठीक है. 27. Which of the statement about iron and steel is not correct? Statement about iron and steel is not correct. Both iron and steel conducts electricity. सही बात है. Mild steel is used in car bodies. सही बात है. Pure iron is formed in blast furnace. Pure iron तो नहीं फॉर्म होता है blast furnace में. यही incorrect option है. उसके बाद the addition of carbon to mild steel makes it stronger. बिल्कुल सही बात है. तो कह रहे हैं not correct. ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आयरन बनता है, उसको फिर बाद में प्योर किया जाता है प्योरिफिकेशन मेथड से गुजार के. 28. Some reactions are shown. Which of these reactions uses a catalyst when carried out industrially? So which of these reaction uses a catalyst? बेटा ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, कैटलिस्ट होगा. हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है, कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा. हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है, कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा. तीनों में कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा बेटा. मैं बता देता हूँ. इसमें इस्तेमाल होता है V2O5, इसमें इस्तेमाल होता है बेटा निकेल या फिर प्लैटिनम, दोनों में से कोई एक, और यहाँ इस्तेमाल होता है बेटा H3PO4. चेक कीजिएगा, नोट्स में लिखा हुआ है ये सब. 28 का आंसर क्या होगा बेटा? 1, 2 and 3. That is D. Which changes endothermic? Endothermic is bond breaking. तो bond breaking कहाँ पर हो रही है? C में हो रही है, क्योंकि covalent molecule atoms में convert हो रहा है. तो C is the right answer. ये तो बहुत ही आसान है यार. लिख दीजिए. Endothermic is a bond breaking process. सही है. ये इसलिए गलत है क्योंकि combustion is always exothermic. ये इसलिए गलत है क्योंकि एटम्स मिलकर कोवलेंट मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पर गलत है. ठीक है. ये फ्रीजिंग हो रही है, तो फ्रीजिंग इज एक्सोथर्मिक, इसलिए ये भी गलत है. Which two elements are the major constituent of brass? ब्रास, कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है. C is the right answer. अब देखें, आपको अलॉयज के मिक्सचर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स मालूम होने चाहिए. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रास is a mixture of copper and zinc. Two statements about copper are given. Copper is below hydrogen in the reactivity series. ये बिल्कुल सही बात है. Copper can be obtained by heating its oxide with carbon. ये भी बिल्कुल सही बात है. दोनों बातें बिल्कुल सही है, तो A is the right answer. What is the order of reactivity of the halogen? सबसे ज्यादा क्लोरीन होगा, उससे कम ब्रोमीन होगा और सबसे कम आयोडीन होगा, and therefore Bravo is the right answer again. मैंने आपको बताया था bottom to top reactivity of halogens increases. इसका मतलब आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे कम है और क्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है. ठीक है. 33. The flow chart shows how impure water can be treated to produce drinkable water. ठीक है. What is not removed from the water by this process? कार्बन से पास करेंगे तो ओडर रिमूव हो जाएगा. क्लोरीन से पास करेंगे तो जाहिर सी बात है माइक्रोब्स रिमूव हो जाएंगे.
ठीक है। स्मॉल साइज ग्रेवल है तो क्ले पार्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे, लार्ज साइज ग्रेवल्स है तो बेटा आपके पास, ठीक है, तो नाइट्रेट्स रिमूव नहीं हो सकते बिकॉज ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। राइट आंसर इज सी। ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। इसलिए नाइट्रेट्स को कभी भी रिमूव नहीं किया जा सकता। 34 which diagram shows the isomer of butane, 1 carbon 2 carbon 3 4 1 2 3 4। आपको पता है ये और ये सेम स्ट्रक्चर है, लिखने का स्टाइल डिफरेंट है। ये देखो ये CH3 है, चेक करना जरा, दिस इज CH3, दिस इज CH3, दिस इज CH2, दिस इज CH2, दिस इज CH2, दिस इज CH2 और दिस इज CH3, दिस इज CH3। सही है। इनफैक्ट CH3 CH2 CH2 CH3, तो बेटा ये और ये सेम स्ट्रक्चर है, तो राइट आंसर इज डी। और आपको याद है, आप नोट्स में चेक कीजिएगा, ब्यूटेन का आइसोमर मैंने बनाया है, तो ब्यूटेन का आइसोमर क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, और प्रोपेन का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम ये रहे 1 2 3, which is why D is the right answer। चेक कीजिएगा नोट्स में बना हुआ मिलेगा। ए बी और सी तीनों सेम कंपाउंड है, लिखने का स्टाइल डिफरेंट है बस। 35 the diagram shows the structure of the monomer used to make polymer। ठीक है, ये एल्कीन आ गया, what is the structure of polymer। यार मैंने आपसे ये कहा था कि इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ 2 CH3 है। अब आप क्या करोगे, ये पाई बॉन्ड खत्म करेंगे, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। सही है। अब आप ये चेक करें कहाँ लिखा हुआ है, ए में लिखा है, तो ए इज द राइट आंसर। सर व्हाई नॉट बी, क्योंकि भाई इधर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और इधर एक कार्बन के साथ 2 CH3 है, इधर कार्बन हाइड्रोजन दोनों चेंज कर दिया, इधर भी ऐसे किया, कार्बन हाइड्रोजन चेंज कर दिया, यहाँ भी ऐसे किया, सो ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ये पिक्चर और ये पिक्चर सेम है। 36 which property of a liquid ester can be used to check its purity before use the food flavoring। भाई अगर प्योरिटी चेक करनी है तो आप क्या चेक करेंगे बेटा, बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे उसका, बिकॉज जितने प्योर कंपाउंड होते हैं वो सब बॉयल होते हैं एट अ फिक्स टेम्परेचर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए। यहाँ लिख दीजिए ऑल प्योर सब्सटेंसेस boils at a fixed temperature। सही है। The structure of the 3 hydrocarbons from the same homologous series are shown। 3 hydrocarbons same homologous series से, ये मीथेन एल्केन, ये प्रोपेन एल्केन, ये 2 मिथाइल प्रोपेन एल्केन, which statement is correct। all 3 molecules are unsaturated hydrocarbon। नहीं भाई, between the carbon atom double bond ही नहीं है। all 3 molecules are the same empirical formula। नहीं भाई, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर है वो इंपेरिकल है, इसका भी जो मॉलिक्यूलर है वो इंपेरिकल है, इसका जो मॉलिक्यूलर होगा उसका हाफ करेंगे तो इंपेरिकल आएगा, तो गलत है। W has the lowest boiling point, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, W is the lowest boiling point। सर आपको कैसे पता चला, बेटा मैंने नोट्स में लिख पाया है, as the number of carbon atom increases molecular size increases boiling point increases। सही है। as the number of
कार्बोनेट आयन इंक्रीजेस, मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो इसका मतलब W का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा एंड दैट्स द राइट आंसर। 38. How many of the following statements about ethanol are correct? इथेनॉल का फॉर्मूला ये होता है CH3 CH2OH। तो ये 2 कार्बन हो जाएंगे, 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 1 ऑक्सीजन। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C2H6O। तो ये तो ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इथेन एंड स्टीम, भाई इथेन से मैन्युफैक्चर नहीं होता, गलत हो गया। ऑक्सीडाइजेस टू इथेनोइक एसिड, ये बिल्कुल सही है। प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, ये भी बिल्कुल सही है। यूज्ड एज अ फ्यूल, ये भी बिल्कुल सही है। यूज्ड एज अ सॉल्ट, ये भी बिल्कुल सही है। तो 2 गलत है, बाकी सब सही है। तो 6 में से 1 गलत है, बाकी सब सही है। तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि 5 स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थे। Protein and nylon both possess the same amide linkage. Which arrangement of atom represents an amide linkage? CONH. B is the right answer. बहुत आसान है। उसके बाद क्वेश्चन 40. A carbohydrate such as starch can be represented as, what is X? Oxygen. X की जगह पे ऑक्सीजन है, ये देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होनी चाहिए। ये देखो, ये रहा, ये बना हुआ है स्टार्च। ये देखो, ये स्टार्च बना हुआ है, बीच में क्या है? ऑक्सीजन एटम है, सही है।